क्या ये लगता है कि अग्निवीर भी योजना उसका भी कुछ चुनाव पे असर पड़ा है? बिल्कुल नहीं। अग्निवीर, क्या अग्निवीर बंद होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर अगर गलत है, आप बताइए कि कोई भी बात कर रहे हैं, आज वो कहते हैं संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। अरे इसी देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान की बातें किया करते थे, और केवल एक जाति विशेष का वोट पाने के लिए इसी देश में कश्मीर में दूसरे झंडे, दूसरे निशान, दूसरे विधान की बात करने वाले लोग आज संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं अगर किसी ने संविधान की रक्षा किया, किसी ने एक विधान, एक निशान, एक सम्मान की बात किया, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसका नाम अमित शाह है। मैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। और एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता था तो वहां के एक आम व्यक्ति आकर के अगले 2-4-5 चुनाव में काफी देखने को मिली है, लेकिन वर्तमान में 2024 का जो लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो बनारस से मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए, और बनारस जो कि उनका एक गढ़ माना जाता है, जैसे आजमगढ़ और वो सुल्तानपुर, रामपुर जैसे कुछ सपा का गढ़ माना जाता है, वैसे बनारस भी मोदी जी का गढ़ माना जाने वाला बनारस, वहाँ पे मोदी जी केवल 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल किए। और जिसको भाजपा वाले दिन रात पप्पू पप्पू चिल्लाते हैं, वो पप्पू तो पास हो गया, वो भी 3.5 लाख वोट के ऊपर पास हुआ। ये भाजपा के अश्विनी त्रिपाठी जी हैं, लोकसभा चंदौली के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं आने वाले समय में, और ये पूर्व में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और इनसे भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा में काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार अपना कार्यकाल संभालने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं शायद कि तीसरी बार हुआ लगातार, और 2 बार तो पूर्ण बहुमत से, और इस बार तो शायद एक तरह सा एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं कह सकते, एनडीए सरकार है। और एनडीए सरकार को कैसे चलाएंगे, और उनके सामने कुछ नई चुनौतियां भी रहेंगी। और इस बार तो विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर खास चर्चा करेंगे। और हमारे बीच हैं अश्विनी त्रिपाठी जी, कुछ उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो कैसा उनका जो विकास, बोला जाता है कि विकास रथ, मोदी जी का विकास कार्य और विकास की रथ और विकास की गंगा है, और किस प्रकार वो प्रवाहित हो रही है, और किस प्रकार वह रथ चल रहा है, और किस प्रकार वह कार्य हो रहा है। सबसे पहले त्रिपाठी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी नमस्ते। एक तो जैसे हम विकास की यात्रा, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, और मैं ही नहीं पूरा देश बधाई दे रहा है कि पहली बार इस देश में ऐसा कोई योद्धा, ऐसा कोई पुरुष पैदा हुआ है जिसे आज हर जनता लाइक करती है। कहीं ना कहीं उसका डंका जो है देश में ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले जब राजनीति के बारे में लोग चर्चा करते थे, 70 सालों पे देश में 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिससे लोग इस तरह से मरमाहट थे कि जब कोई राजनीति पे चर्चा करता था तो लोग भौवें से उड़ाते थे। उनको लगता था कि नेता का मतलब भ्रष्टाचार, नेता का मतलब कि भ्रष्ट आकंठ में डूबा हुआ एक नेता। लोग भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारी को ही नेता समझते थे। कोई बात राजनीति की करता था या नेता की बात करता था तो लोग भव्य से उड़ाते थे। लेकिन मैं 2014 के उस चुनाव में एक चीज अच्छा देखने को मिला कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के व्यक्तित्व और मोदी जी के जो दृढ़ संकल्प थे, उसका यह था कि एक छोटा सा तुतलाता हुआ बच्चा भी कहता था कि अब की बार मोदी सरकार। एक बुढ़िया माँ जिसे कोई पता नहीं था, पार्टी पौवा कोई जानकारी नहीं थी, वो बुढ़िया माँ भी कहती थी कि अब की बार मोदी सरकार। यह देश था, देश जो है, लोग देश कहीं ना कहीं आतंकवाद से लेकर के उग्रवाद, माओवाद, भ्रष्टाचार, इन चीजों से पीड़ित था। लोग राजनीति को बहुत हे दृष्टि से देखते थे। ऐसी स्थिति में लोगों ने कांग्रेस को बदलने का बीड़ा उठाया, और मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत। पहली बार 2014 में किसी ने सिद्ध किया तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अगर किसी ने दिया और उसमें सफलता मिली तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। और नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसे छोटी चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। 2014 से पहले जब हम रेलवे स्टेशन पे उतरते थे तो मुझे याद है कि लोग नाक
मुंह सुड़ाते हुए उतरते थे, वो बजबजाती हुई सड़कें थी, वो रेलवे स्टेशन जो बजबजाते हुए थे, उनकी व्यवस्था इस तरह से दुर्व्यवस्था थी कि लोग रेलवे स्टेशन पर जाने पे कतराते थे। प्राइमरी विद्यालय की व्यवस्था हो या सड़कों की कायाकल्प की व्यवस्था हो, अगर किसी ने इस देश का आमूल ढांचा परिवर्तन किया है और देश को विकास की रफ्तार दिया है और देश को विश्व के पटल पे किसी ने भारत को खड़ा किया है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हमको लगता है 1997 से मैं पदाधिकारी विद्यार्थी परिषद में सह नगर मंत्री, जिला प्रमुख, विभाग संयोजक रहा, प्रदेश में संयोजक रहा, भाजपा में जिला संयोजक, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम पदों पे रहा। लेकिन मैंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे, प्रधानमंत्री जी लोगों के कार्यकाल देखे। लेकिन पहली बार ऐसा नेता हुआ जब हम लोग जाते थे, किसी से कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, लोग कहते थे डेट कब बताएंगे। मैं सरकार को बधाई देता हूं, मैं आदित्यनाथ जोगी जी को बधाई देता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि अयोध्या जैसी राम की नगरी जो कभी कलंकित थी, खून से रंगी हुई नगरी को किसी ने सुशोभित करने का काम किया, किसी ने पवित्र करने का काम किया, तो उसका नाम आदित्यनाथ जोगी है। आज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, आज उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जोगी जी की अगुवाई थी कि अयोध्या में मंदिर बनके तैयार हुआ। और लोग नहीं कहते थे कि डेट कब बताएंगे, लोगों ने कहा कि राम मंदिर, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर भी बनाया, डेट भी बताया। कश्मीर मुद्दा जो वर्षों से लोग कहते थे कि ये केवल कथनी मार कर कह सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं अमित शाह जी को बधाई देता हूं कि दूसरी बार 2014 के बाद जब 2019 की सत्ता हम संभालते हैं, तो जो दृढ़ संकल्प हमने किया था, जो लोगों को वादा करके आए थे, जो कह के आए थे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, हमने 2019 में ही तुरंत परिवर्तन करने का काम किया और कश्मीर में आज अमन चैन है। यही वो देश था। आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, आज वो कहते हैं संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। अरे इसी देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान की बातें किया करते थे और केवल एक जाति विशेष का वोट पाने के लिए इसी देश में कश्मीर में दूसरे झंडे, दूसरे निशान, दूसरे विधान की बात करने वाले लोग आज संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं अगर किसी ने संविधान की रक्षा किया, किसी ने एक विधान, एक निशान, एक सम्मान की बात किया, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसका नाम अमित शाह है। मैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। और एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता था तो वहां के आम व्यक्ति आकर के रिसीव करते थे। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विश्व में ऐसा कोई नेता दुर्लभ ही शायद पैदा हो। आज पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है नरेंद्र मोदी जी की कि आज नरेंद्र मोदी जी जब किसी देश में जाते हैं तो वहां का राष्ट्रपति स्वयं उनको लेने आते हैं। वहां लाल कारपेट पे अगर किसी का स्वागत होता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा होती है और उनका स्वागत इस तरीके से होता है। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और आज विकास की यात्रा की बात कर रहे हैं। शायद ये लोग भूल गए हैं आज बाबतपुर की, मैं बनारस से नरेंद्र मोदी, आज जो भी नेशनल हाईवे बने हैं, कल ये लोग कहते थे कि उन सड़कों का क्या मतलब है, लोगों के खाने का मतलब। अरे जब सड़कें नहीं बनेंगी तो गांव का विकास कैसे होगा? आज गांव की सड़कें कैसे बनेंगी? जब बाहर की सड़कें बनेंगी तो उसी से गांव की सड़कें जोड़ी जाएगी। आज इस सरकार को मैं बधाई देता हूं, पहली बार सरकार ने गांव चलो अभियान रखा है। आज गांव में जो भी मंदिर और जो भी मठ थे उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, उनको सुशोभित किया जा रहा है। आज पर्यटन के रूप में अगर कोई सरकार विकसित कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को देश बधाई दे रहा है कि आज भारत जो सोने की चिड़िया का लोग कहा करते थे, आज सोने की चिड़िया को पुनर्निर्माण के रूप में अगर कोई स्थापित करने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कर रहे हैं। जी सर, एक प्रश्न रहेगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे उस समय उनको काफी अच्छी सीटें मिली थी, 2019 में उनको और अच्छी सीटें मिली और 2024 में आते आते ऐसा क्या हो गया कि वो 400 पार का नारा दे गए थे मोदी जी और वो आ गए 240 सीट पर। और क्या लगता है आपको कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था संविधान बचाने का, और देश में 83% युवा अभी बेरोजगार हैं और देश में अभी महंगाई है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो कि 45 या 40 रुपए से नीचे हो। जहां बताया जा रहा है कि आलू भी शायद 30 या 35 या 40 ऐसे कुछ है और दाल तो 150 समथिंग 200 छूने लायक है। और भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने विकास की गंगा जमीनी पटल पे बहाई है। जैसे तो हमारे गांव में आप देख सकते हैं कि जो नल जल योजना है, एक और दौर हुआ करता था जहां नारा हुआ करता था और हम लोग भी छोटे छोटे रहते थे
उस समय पानी लाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए और योगी जी दोनों लोग का समन्वय हुआ, उसके बाद से हर नल जल मतलब सभी लोगों के घर तक नल और जल के तहत नल पहुंच गया है। और लेकिन काफी नल जल वाला काफी स्लो काम हो रहा है और पानी अभी नहीं पहुंच पा रहा है। सुनने में आ रहा है साथ पानी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो सरकार की जो उपलब्धियां है उसके बारे में हमने बताया। और बाकी देखने के बाद आप लोग विपक्ष वाले आप लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम गोदी मीडिया है, बट गोदी मीडिया से नहीं मतलब है, जो हकीकत है उसको हम बता रहे हैं आप लोगों के पास। और बाकी जो आप लोगों का सवाल है वो भी हम त्रिपाठी जी के सामने रखेंगे, जो बेरोजगारी उससे भी सवाल रहेगा। और मोदी जी वहाँ पे अयोध्या में भी हार गए और शून्य माता सुल्तानपुर मेनका गांधी जो कि बहुत बड़ी अच्छी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, वो भी हार गई। और स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इस बार लगभग 7 से 8 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो कि मोदी जी के कैबिनेट में जो केंद्रीय मंत्री थे वो उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको ध्यान में होगा, अगर हमसे जनता थोड़ा सा भी रुष्ट होती और जनता हमको अस्वीकार करती तो शायद 2014 के बाद 2017 में हम नहीं आते, 2017 के बाद 2019 में नहीं आते, 2019 के बाद हम 2022 में नहीं आते, 2022 के बाद हम 2024 में नहीं आते। यानी जनता ने हमको सही माने में अगर कहा जाए तो सीरो हाथ बार तो आपको अकेले ला दिए जनता, इस बार तो एनडीए के साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, यह जनता अस्वीकार नहीं कर सकती है। कोई व्यक्ति इस बातों से थोड़ा सा भी दरकिनार नहीं कर सकता है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की अगुवाई ने आज घर घर शौचालय आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आवास जितनी बड़ी संख्या में बने हैं, शायद लोगों का एक सपना हुआ करता था, अगर किसी ने सपने को साकार किया है तो उसी का नाम नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जोगी है। मुझे याद है, मैं जिस गांव में अभी अपना आवास है, उस आवास के आसपास जो है लोग कुएं पे स्नान करते थे। मैंने जलकल योजना के तहत जो है घर घर जो है लोगों को जल की व्यवस्था कराया है, नल की व्यवस्था कराया है। मैं समझता हूं कि सरकार अपने मिशन पे लगातार काम कर रही है। आप झूठ के पुलिंदे को इससे ले सकते हैं कि 8500 रुपया आपको मिलेगा। अब कांग्रेस के दफ्तर में बेचारे जा रहे हैं कि 8500 रुपए का आपने वादा किया था हर महीने, वो रुपए क्या हुआ? खटाखट आपने कितना अच्छा, देखिए झूठ का पुलिंदा, जैसे कोई फिल्म जब गलत आती है तो युवा भी उसको देखने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो उसी तरह से झूठ का पुलिंदा इस तरह का होता है, नंबर इस तरह का होता है कि जब आप कोई चीज झूठ बोलेंगे, फेंकेंगे, तो उस समय लोग उसके प्रति थोड़ा घूम जाते हैं। निश्चित रूप से जिन युवाओं को खटाखट ये 8500 रुपया आया, वो उनके दिमाग में जब समझ में आ गया है कि कांग्रेस के लोग, सपा के लोग ये क्या दिखाना चाहते थे, कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते थे, कौन सा संविधान बचाना चाहते थे। अरे ये संविधान बचाने वाले शायद शर्म कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, पूरे देश में इमरजेंसी लागू था। देश का संविधान बताइए, कौन सा संविधान ऐसा कहता है कि कोई भी नेता पैजामा कुर्ता में दिखे तो उसको जेल में डाल दो? उस समय संविधान की रक्षा कराने इनके आका जब नहीं कर पाए, इनके प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, इनके पिताजी और माताजी नहीं संभाल पाए, तो आप बताइए कि ऐसे लोग संविधान की रक्षा करने चले? अरे एक झूठ की पुलिंदे की जो दीवार बनी है, जनता उसको समझने जा रही है। इनको जो है 2024 का भी आपने चुनाव देखा है, 2027 आने दीजिए, ये पैदल हो जाएंगे मेरे मित्रों। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश के चुनाव यानी 2029 के चुनाव में शायद ये अपनी सीटें देखेंगे कि कहां कितनी बच गई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 सीट पे इनको सिमटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अटल जी ने कहा था कि आज हमारे 2 सीटों पे आप हंस रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे साथ वो विपक्ष सामने खड़ा होगा और हम उस पक्ष में सामने खड़े होंगे। आज वो औकात तो अगर किसी ने दिया है मेरे मित्रों, तो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की देन है। आज नेतृत्व हमारा पूरी तरह से मजबूत है। हम सत्य पे, हम तो उस आधार पे जीते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन विचार रहे न चाहे। हम झूठ बोल करके सत्ता नहीं चलाने का काम करते हैं, हम सत्य की दीवार बना करके चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, चाहे हमारी सत्ता रहे या नहीं रहे। जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा कि ये खटाखट वाले लोग, ये 8500 रुपए बांटने वाले लोग, ये संविधान की रक्षा करने वाले लोग संविधान का मजाक उड़ाते हैं। ये दिन अपने भूल गए जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार, कलमाड़ी घोटाले से लेकर के कतरा घोटाला तक, और या भूसा घोटाला से कोई जैसा घोटाला नहीं बचा था जिनके नाम भ्रष्टाचार के आकंठ में नहीं डूबे थे। उस समय संविधान कितना बचाने वाले लोग थे। आज इनको सत्ता फिर से दे दिया जाएगा
मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मौसम विज्ञान का दिल्ली में वो ऑफिस है, दिल्ली का ऑफिस भी इन लोगों के रंगरेलियों से जो है अब अमर्यादित हो चुका था, उसका अपमान हो रहा था। ऐसे लोग अगर संविधान की बात करते हैं तो हंसी आती है इस जनता को। ऐसी जनता इनको दौड़ाने वाली है। 2027 का चुनाव आने दीजिए, 2029 के चुनाव में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पैदल कर दिए जाएंगे। क्या लगता है कि मोदी जी और भाजपा के नेतृत्व में मोदी जी काफी एक बहुत पॉपुलर और काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता अगले 4-5 चुनावों में काफी देखने को मिली है। लेकिन वर्तमान में 2024 का जो लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो बनारस से मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए, और बनारस जो कि उनका एक गढ़ माना जाता है, जैसे आजमगढ़ और वो सुल्तानपुर रामपुर जैसे कुछ सपा का गढ़ माना जाता है, वैसे बनारस भी मोदी जी का गढ़ माना जाने वाला बनारस, वहां पे मोदी जी केवल 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल किए। और जिसको भाजपा वाले दिन रात पप्पू पप्पू चिल्लाते हैं, वो पप्पू तो पास हो गया, वो भी 3.5 लाख वोट के ऊपर से पास हुआ। देखिए, वास्तव में जो बनारस की जनता ने मोदी जी का कल भी सम्मान किया था, आज भी सम्मान किया है। कुछ लोकप्रियता घटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं घटी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको एक शब्द में कहा कि जो संविधान बचाओ का इन लोगों ने नारा दिया, वो जनता को ये लगा कि संविधान हमारा खतरे में है, जबकि ऐसा था नहीं। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान अगर खतरे में होता खतरे में तो कांग्रेस ने लगभग 104 छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। एक समय था जब नौजवान जो है लाइनों में खड़ा होकर रखे अपने ही फार्म को और अपने ही सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कराने के लिए अधिकारी की गुहार लगाता था। उस समय इनका संविधान कहाँ था? मोदी जी ने सेल्फ अटेस्टेड कर करके, आपको याद होगा कि नौजवान का सर्टिफिकेट है वही स्वयं से अटेस्टेड करेगा। आज पूरी संविधान को अगर किसी ने रक्षा किया है, संविधान का संशोधन करना, संविधान को समय के अनुसार, आप बताइए इनका संविधान वही है ना कि अगर एक अपराधी जो अपराध करता है 3 दिन बाद बेल पा करके घूमता है, ये उस संविधान की बात कर रहे हैं जहां अपराधी जैसे आतंकवादी को जी कहते थे और उनको सम्मान के साथ ये जो है गमछा और तौलिया पहनाते थे। ये उस सम्मान की, उस संविधान की रक्षा करने आए हैं। निश्चित रूप से इस संविधान को लेकर के जो हमारा वर्ग है, यानी जो दलित वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, इसको इन लोगों ने थोड़ा भ्रम फैलाया है, और उनके अंदर जो भ्रम फैला है इसके कारण थोड़ा हमारे वोट का प्रतिशत कम हुआ है। इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये दलित वर्ग से लेकर ओबीसी वर्ग और जिन्हें संविधान का पूरा ज्ञान है, उन्हें इस बात का पता हो गया है कि ये संविधान की रक्षा करने वाले नहीं हैं, ये लोग संविधान के खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और इनको जवाब जनता 2027 और 2029 में जरूर देगी। मोदी जी आज जो वोट पाए हैं, अगर मोदी जी की लोकप्रियता में कमी होती तो विश्व में आज उनका डंका नहीं बजता। मोदी जी की लोकप्रियता में कमी होती तो आज चीन से लेकर के और अमेरिका तक मोदी जी की जय जय नहीं होती। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान अगर किसी से कांप रहा है, पाकिस्तान अगर भुखमरी का शिकार हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सराहना है, और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मैं प्रशंसा करता हूं, जिनके नेतृत्व की आज देन है कि जितने हमारे विपक्ष के कल लोग थे, आज घुसपैठियों की हिम्मत नहीं है कि भारत में घुसपैठ करे। आज जो भी करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वो अपनी जान हथेली पर रख के आते हैं। पहले लोग आसानी से आते थे और सम्मान के साथ जी कहलाते थे, उनको जो है फांसी पे सजा माफ करने के लिए यही कांग्रेस के मिनिस्टर और यही कांग्रेस के माननीय लोग जो है उनकी जो है बातें करते थे, उनकी जो है उनकी सफलता के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। ये ऐसे संविधान की बात कर रहे हैं, ये ऐसे संविधान इस देश में लागू करना चाहते हैं। यह देश ऐसे संविधान से नहीं चलेगा। यह संविधान अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने नौजवानों की रक्षा करने के लिए, किसानों की रक्षा करने के लिए, महिलाओं की रक्षा करने के लिए, इस देश में जो सीमा पर रह रहा है नौजवान, उन शहीदों की रक्षा करने के लिए, हमारे जो सैनिक हैं उनकी रक्षा करने के लिए देश का संविधान बनेगा, न कि इन लोगों के अनुसार संविधान बनेगा जहां जो है अपराधी खुला आतिक अहमद से लेकर के अबू सलेम तक, ये लोग जो कभी भाषणों में बोला करते थे, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता खड़ा होकर के अबू सलेम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों की भाषण में प्रशंसा करता है। मैं ऐसे संविधान की रक्षकों की बात करता हूं, और ऐसे संविधान बनाने वाले किसी का नाम है तो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी इस संविधान की रक्षा जरूर करेंगे, यह पूरा भरोसा है भारतीयों को। क्या ये लगता है कि अग्निवीर भी योजना, उसका भी कुछ चुनाव पे असर पड़ा है? बिल्कुल नहीं। अग्निवीर बंद होना चाहिए या नहीं? मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर अगर गलत है, आप बताइए कि कोई भी आज जो है
4 वर्ष हम सब भी अपने जमाने में पढ़ाई किए हैं, 8 या 9 वर्ष के बाद लोग बाल झाड़ना सीखते थे। आज 4 वर्ष का बच्चा जो है मोबाइल चला रहा है, 5 वर्ष का बच्चा मोबाइल। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसके अनुसार परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश में जो आज हमारी सेना जो है अमेरिका के सामने कैसे खड़ी होगी, आज हमारे सामने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पूरे देश खड़े हुए हैं अपनी सेनाओं के साथ, उन सेनाओं के साथ आंख से आंख मिला करके उन सेनाओं के साथ दो हाथ करने के लिए कैसे तैयार रहेगी, यह तभी हो सकता है जब आज का नौजवान एनर्जेटिक सेना में जाएगा, आज का नौजवान दक्ष होगा, तकनीकी से कुशल होगा। और ऐसी कुशलता वाले नौजवानों को अगर ले जाना अग्निवीर के माध्यम से गलत है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार का गलत विजन हो सकता है। लेकिन अगर सही है, देश समझता है कि नहीं हमारी सेना को जो है कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, तो आज यह मैं समझता हूं कि अग्निवीर योजना कोई गलत नहीं है। उसका जो भी है, हाँ, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, उसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार इसकी चिंता करेगी। कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे लिए दिशा बनाया है, जो हमारे लिए डायरेक्शन तय कर रही है, वो गलत है। ऐसा मैं मानता हूं कि योजनाएं जो भी बनेगी वह किसानों की हितैषी होगी, महिलाओं की हितैषी होगी, नौजवानों की हितैषी होगी। शिक्षा क्षेत्र में हम एक अमिट निशान बनाने जा रहे हैं। भारत की जो अभी व्यवस्था बनी है, नई वाली शिक्षा पद्धति आई है, उस पद्धति को आप उठाकर NEP 220 की आप बात करते हैं, NEP 220 उठा कर देख लीजिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था निरंतर परिवर्तन के आधार पर। ऐसा क्या कहता है कि भाजपा सरकार में पेपर लीक जैसी समस्या, और भाजपा सरकार जो भी कोई कानून लाती है उसे तुरंत वापस ले लेती है। जैसे किसान कानून लाई थी, वापस ले ली। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो योगी जी लाए थे कोई कानून, टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस, उसको भी रद्द कर दिए, वापस ले लिए। जब उनको वापस लेना तो फिर ऐसे फैसले लेते क्यों हैं? एक चीज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान में होगा कि जो हम कह रहे हैं कि वापस क्यों ले लेते हैं। देखिए, एक समय था जब अतीक अहमद से लेकर के तमाम लोग जो मुकदमे चलाए जाते थे, उसमें तुरंत जो है कोई पैरवी नहीं होती थी, अदालत में कभी मामले उठाए नहीं जाते थे। आपने देखा होगा राम मंदिर तुरंत हल हो गया, कश्मीर की समस्या तुरंत हल हो गई, क्योंकि हम अब चीज़ों को फास्ट ट्रैक में ले जाते हैं, तुरंत उनका सॉल्यूशन देते हैं, तुरंत जो है बैठ करके उनके हल निकालने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। इनको ये है भाई, भारत की व्यवस्था जो पहले से आपने 70 वर्षों में तोड़ रखी है, जैसे पेपर पहले भी आउट होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नई चीजें हैं। वो लोग अधिकारी वही हैं, व्यवस्था वही है, हम उस व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर रहे हैं। और ये परिवर्तित करने में अचानक नहीं बदल सकती है, ये धीरे धीरे सारी चीजें पटरी पे आएगी। ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी व्यवस्था उसी तरह से रहे, क्योंकि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो शायद हमको 10 रुपए का लाभ नहीं होगा, हमारा जो भ्रष्टाचार का मामला है वो खत्म हो जाएगा। ये इस बात के लिए चिंतित है कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर देगी, सुधार देगी, संविधान में परिवर्तित कर देगी, कोर्ट के नियम कानून में परिवर्तित कर देगी, इस मुद्दे पे आएंगे। हाँ, तो फिर हमारे लिए मुद्दा क्या रह जाएगा? इसकी इन बातों को चिंता है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी नौजवानों की योग्यताओं के साथ, उनकी क्षमताओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी। आप जानते हैं कि 70 वर्षों से चली आ रही एक पुरानी व्यवस्था, जैसे सड़कें हम सही कर रहे थे तो सड़कों पे क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि उनको 70 वर्ष में कभी याद नहीं आया कि सड़कें भी बननी चाहिए। इनको कभी नहीं समझ में आया कि प्राइमरी विद्यालय की जो है व्यवस्था उसको सुदृढ़ होनी चाहिए। इनको कभी नहीं समझ में आया कि रेलवे की व्यवस्था को सुदृढ़ होना चाहिए। और एक महंगाई की बात करते हैं, अरे विकास हमारी सरकार, हमारे गडकरी जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर आपको सुख सुविधा लेना है तो थोड़ी जेब ढीली होंगी। आपको भी पता है कि सरकार अपने घर पे रुपया नहीं छापती है, हमारे और आपके ही कर से इस सरकार को चलाया जाता है। और निश्चित रूप से अगर जनता को विकास चाहिए, भले 2 रुपया हमारे ऊपर मार पड़ती है, लेकिन हमको, आपको याद होगा गैस सिलेंडर के लिए हम लोगों को वो किल्लतें थी कि 4 बजे भोर में लोग गैस सिलेंडर के लिए खड़े होते थे और उसके बाद भीड़ के कारण पुलिस को अनियंत्रित होकर लाठियां भाजनी पड़ती थी। और पनाही गैस लेने गया आदमी जो 4 बजे भोर में से खड़ा है और खुद लाठी खाता था। रेलवे बैठे आ रहा है सिलेंडर। रेलवे स्टेशन पे जो है हम टिकट कटाने के लिए अपने पैसे से खुद परेशान रहते थे। गाड़ियों में ऊपर तक छतों पे तक लोग चढ़ के जाते थे। ये सारी व्यवस्थाओं को अगर पटरी पे लाना है तो निश्चित रूप से सरकार को इसको मेहनत करनी पड़ेगी। और इनको दरकिनार करते हुए कि क्या कह रहे हैं,
विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष बस मेरा मानना है कि इसीलिए कह रहा है कि कहीं उसकी जो थाती है, जो रुपया और माल कमाने का जो उनका सिस्टम था, वो कहीं बंद ना हो जाए। इस बात के लिए विपक्ष चिंतित है। विपक्ष इस बात से चिंतित नहीं है कि अग्निवीर क्यों बन रहा है, और विपक्ष इस बात से चिंतित नहीं है कि विकास हो रहा है तो हम कल सत्ता में नहीं आएंगे। इस बात के लिए चिंतित है। विपक्ष को महंगाई का रोना नहीं है। अरे ये वो लोग हैं जो ठंडे में आइसक्रीम खाते हैं, इनको किस, वो तो दूर की बात है, जेलों में दरबार लगता था। और ये दरबार चलाने वाले लोग कोई साधारण नहीं थे, ये सरकार चलाते थे। ये सरकार कोई अखिलेश यादव और फलाने जी या फलाने जी नहीं चलाते थे। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, सरकारें एक वर्ग विशेष के लिए चलाई जाती थी, और जो काम होते थे, आपको याद होगा, मस्जिदों की बाउंड्री घेरने के लिए सारे रुपए। आप बताइए, मदरसे जो चल रहे हैं, अब उनकी जांच चल रही है कि मदरसे जो है रजिस्टर्ड नहीं थे, बूचड़खाने रजिस्टर्ड नहीं थे। क्यों भाई? इस सरकार में कोई हिंदू अगर कोई छोटा सा भी कारोबार करता है तो आप उसके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप उसको नियम और कानून की दुआएं देते हैं। और अगर बूचड़खाना जिसके चमड़े जो है विदेशों तक जाते हैं, जो रुपया का सबसे बड़ा कारोबार है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप बता दीजिए कि जो जितने भी इस्लामिक मदरसे थे, उनमें विज्ञान की पढ़ाई कितनी अच्छी होती थी, मैथ की पढ़ाई कितनी अच्छी होती थी, इंग्लिश के बच्चे कितने अच्छे पढ़ाई करते थे आज। और उसके बाद भी सरकार केवल एक जाति विशेष का वोट पाने के लिए अगर मुस्लिम बंधुओं को भी किसी ने अपंग करने का काम किया है, और संविधान के साथ, क्योंकि संविधान कभी नहीं कहता है कि आप किसी को अपंग बनाइए, आप संविधान कभी नहीं कहता है कि आप किसी को मुख्य धारा में खड़ा न करिए। संविधान इसीलिए बना है कि हर आदमी मुख्य धारा में खड़ा हो, और मुख्य धारा से किसी ने तोड़ने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, सपा की सरकार ने किया है। ये मदरसों में जो पढ़ाई अगर सही से हुई होती तो आज मदरसों में पैदा होने वाले बच्चे, जिनके ऊपर कल क्वेश्चन हो रहा था कि जो भी आतंकवादी पकड़े जाते हो मुस्लिम क्यों होते हैं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा व्यवस्था को आपने दूषित किया, आपने उनको गंदा किया। अगर शायद आप संविधान उस समय रक्षा किए होते और संविधान का पालन किए होते तो शायद इस देश की एक अच्छी व्यवस्था होती। और कल इसी देश में आपको क्या मतलब है? आपको तो भारत का नाम पाकिस्तान रख दिया जाए, तिरंगे का रंग हरा कर दिया जाए, आपको कोई मतलब नहीं। आप यही कह देंगे कि भैया देश स्वैच्छिक देश है, जो मन करे हो रहा हो। क्या यह सही है? यही संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। अरे यही संविधान की रक्षा करने वालों ने दो विधान बनाए थे। इनकी मानसिकता, इनकी सोच इस तरह से है कि देश का नाम भारत से बदल के कुछ भी रख देंगे, इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ये वोट बैंक की राजनीति करते थे, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये अपने जमीर बेच देते थे। ये ऐसे लोग हैं। आज 3 तलाक पे अगर किसी ने दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ाया इस मुद्दे को तो उसके नाम नरेंद्र मोदी है। आज महिलाओं को कथनी और करनी में अंतर कह करके किसी ने 50% अधिकार देने का काम किया है। आज महिलाएं अगर 50 विधायक जेंट्स होंगे तो 50 महिलाएं भी विधायक होंगी। अगर किसी ने कर दिखाया है, किसी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये संविधान बचाओ वाले लोग पहले सोचें कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, ये